So we are here on a very interesting topic, which is storytelling. We tell stories daily, सुबह शाम आपस में दोस्तों में एक दूसरे को मम्मी पापा को झूठ भी बोल के कभी कभी जाते हैं, वो कहानियाँ भी होती हैं. And we have really good panel here who are really great storytellers over radio, over the internet podcasting and public broadcast as well, and CR station as well. So I won't take much time, and I think a lot of us want to hear what is storytelling, because in the previous session we heard that storytelling, what matters are stories, what matters is content, which is platform agnostic. Platform is going to soon fade out. What will live with us are the stories, like they have lived in the past very years, right? So while we begin, I'll briefly touch upon, and we'll go one by one and say, like, in a short 2-minute thing, what's been your story and how did you start storytelling in a story-like format? Very nice. So how are you? How's the जोश? Very nice. ये पूछना चाहिए था आपको. How's the जोश? पिक्चर देखिए ना देखिए, डायलॉग सब याद करते हैं. So hi guys, my name is Karthik, not Karthik Aaryan, जैसा कि उन्होंने बताया. So I started my career as an intern, और कई सारे आरजेस को सुन करके मैं बड़ा हूँ जो यहाँ बैठे हुए हैं अभी. आरजे साइमा, आरजे सौरभ, और ये मेरा सपना था कि मुझे आरजे बनना था. So बहुत सारे आरजेस, लगभग 2000 मेरे पास ऑडियो लिंक्स है आरजेस के, जो उन्हें भी पता नहीं कि उनकी रिकॉर्डिंग है. कई बार फंबल कर जाते हैं आरजे, तो वो भी मेरे पास में. पिछले 9 सालों में मैंने रेडियो किया. मैं मॉर्निंग शो करता हूँ जयपुर में, सलाम जयपुर, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम है माई एफएम, हमने सोचा कि चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं. तो हमने उसका शुरुआत ये सोचा कि जब पहला शो शुरू हो रेडियो पर, तो जो पहला लिंक आरजे बोले उसमें एक छोटी कहानी होनी चाहिए. वो ऐसी कहानी होनी चाहिए जो आदमी जब सुने तो उसे लगे कि बहुत सारी समस्या मेरी लाइफ में चल रही है, लेकिन इसको सुनने के बाद उसे लगे कि मैं कुछ कर सकता हूँ. सो हमने रेडियो पर करना शुरू किया. बहुत बढ़िया फीडबैक रहा. हम लोग 30 सिटीज़ में सब जगहों पर सुबह सुबह जियो दिल से स्टोरी हमने उसको बोला. और वो स्टोरी जब हम डिजिटल पर लेकर के गए तो ना सिर्फ जयपुर बल्कि दुनिया के हर कोने से लोग उस स्टोरी को सुनते हैं. अब क्योंकि टिकटॉक का ज़माना है और इंस्टाग्राम का ज़माना है, सो आई स्टार्टेड 1 मिनट वीडियो, और 1 मिनट वीडियो में भी वो स्टोरी कमाल कर रही है. हर स्टोरी के लास्ट में मैं बोलता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा. सो बड़े सारे लोगों को वो लाइन शायद क्लिक कर गई है, और वो कहानियाँ धीरे धीरे लोगों को मज़ा आ रहा है. Good afternoon, ladies and gentlemen, and it's a privilege to speak in front of you people on World Radio Day. तो आवाज़ के वाशिंदों को विश्व रेडियो दिवस की अपार शुभकामनाएं. 124 साल पहले मार्कनी जी ने जब रेडियो का इजाद किया होगा, तो पता नहीं क्या उनके मन में आया होगा, क्या सोचकर रेडियो को बनाया होगा. पर एक चीज़ है कि उस काल में भी जो सबसे ज़्यादा जो फॉर्मेट यूज़ होता होगा वो स्टोरी टेलिंग ही होता होगा. बिकॉज स्टोरी टेलिंग is an age-old art of effectively communicating an idea which is intangible through this form across the large spectrum of society. हमारे लिए स्टोरी टेलिंग, जैसे कि हमारे साथ सारे आरजेस बैठे हैं, पर मैं खुद कहानी नहीं सुनाती हूँ, बल्कि अपनी कम्युनिटी में चली जाती हूँ और उनसे ये नहीं पूछती हूँ कि आपका नाम क्या है, व्हाट डू यू वर्क, वेयर डू यू स्टे. ये सब नहीं. ये वो आंसर है जो कि हम सुनना चाहते हैं. बस हम उनके पास जाते हैं और कहते हैं अपने बारे में थोड़ा सा बताइए. हो सकता है वो 30 मिनट, 1 घंटा, काफ़ी देर तक बोले. हमें सिर्फ 5 मिनट का ऑडियो क्लिपिंग वो मिल पाए जो उनकी कहानी हो, असली वाली. लेकिन उससे हमें 2 फ़ायदे होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट ये कि हम कभी भी जाते हैं कम्युनिटी में, हम आपकी तरह मतलब अपनी तरफ से नहीं कुछ बोलते हैं कि हाँ ये कहानी उनको सुनानी चाहिए तो उन पर असर करेगा, बल्कि हम कम्युनिटी में जाते हैं. यही कम्युनिटी रेडियो में, मैं कम्युनिटी रेडियो में ही हूँ, 10 सालों से कर रही हूँ, और ज़्यादातर मेरे प्रोग्राम्स का फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग ही होता है. अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में. तो डायरेक्ट में हम जाकर उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई अपने बारे में कुछ बताइए. काफ़ी देर तक बात करते करते तो ये वो खुलते हैं. अभी शायद सुबह के सेशन में पिंकी मैम ने बताया था कि वो बात करते हैं और वो रोने लगी थी कि क्या आप मुझसे पूछ रहे हो. यही हमारे साथ भी होता है. तो इस तरीके से डायरेक्ट वे में हम जुड़ते हैं. और इनडायरेक्ट वे में जो अगला उसको सुनता है, कहा अरे ये तो मेरी भी कहानी है, ये कहानी उसकी ही नहीं मेरी कहानी. एक और चीज़ में हम जुड़ते हैं. जैसे कुछ दिनों पहले हमने स्टोरी रिकॉर्ड किया था, तो एक गृहिणी की थी
गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में, तो उन्होंने बताया था कि वो एक स्टेट लेवल की तबला आर्टिस्ट थी। शादी के बाद उनको वो छोड़ना पड़ा क्योंकि उनको बताया गया बाईजी मागी, बांग्ला में उसका बहुत गलत सेंस होता है कि फिर उसके घर से तबला वबला सब फेंक दिया गया। वो बताते बताते उसकी आंखों में आंसू आ गए कि ये हो गया। पर अब मुझे एक नया प्रोग्राम मिल गया, ख्वाहिशें कुछ दबी हुई। तो इस तरीके से हम और भी ज़्यादा जुड़ते हैं और हमारे ज़्यादातर प्रोग्राम्स मिलते जाते हैं। एक ये है स्टोरी टेलिंग का हमारा कार्यक्रम। ये सिर्फ पिक नहीं है, ये इमेज नहीं है, ये हमारे किरदार है, स्टोरीज है। ये 6 आप जो देख रहे हैं ये इनकी अपनी कहानी है। इसको आप तस्वीर में समझिएगा। हिंसा को नो अब बस अब और नहीं। एक दूसरा है सीनियर सिटीजन पर बेस्ड, ये भी स्टोरी टेलिंग का ही हिस्सा है। ये सब अपनी कहानी सुना रहे हैं। ए शाम तुझे सलाम, इट इज बेस्ड ऑन सीनियर सिटीजन। दिस इज द प्रोग्राम बेस्ड ऑन हाउसवाइफ्स। कभी भी उनसे पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, नहीं हम तो कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते हो? ये देखिए इनको कितना कितना काम कर रहे हैं। ये हर एक किरदार है, इनकी अपनी एक कहानी है जो कि हमने रिकॉर्ड की है कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। ये एक प्रोग्राम है चलती राहें सुरक्षित सफर। आपको शायद देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये एक ऑटो वाला, एक बस ड्राइवर, एक रिक्शा पुलर, सबकी कहानी है। और उसके बाद नतीजा, ये हमसे जुड़े इन कहानियों के माध्यम से। ये इंटरनेट से हमने डाउनलोड नहीं की है, बल्कि इनके हाथों में जो मोबाइल है वो हमारा रेडियो ऐप सुन रहे हैं या फिर हमें सुन रहे हैं 90.4 FM पे। इसलिए स्टोरी टेलिंग इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस। थैंक यू। एक छोटी सी चीज़ जो मैं हाईलाइट यहाँ पे करना चाहती हूँ वो ये है कि हमारी खुद की क्या जर्नी रही है, हमने कैसे स्टोरी टेलिंग स्टार्ट किया, यू नो व्हाट लेड अस टू स्टार्ट स्टोरी टेलिंग। एंड आई वुड रिक्वेस्ट द पैनलिस्ट कि हम हिंदी और इंग्लिश विल मिक्स, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑडियंस हियर जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से हैं और जो हिंदी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ना तो ज़िंदगी इतनी लंबी है ये मुझे पता है, ना ज़िंदगी इतनी बड़ी हुई है कि आपको एक कहानी सुनाऊं अपने बारे में। लेकिन अगर कुछ लफ्ज़ों में मैं देखूं, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने अपनी कहानी खुद सुनाई होगी, तो मैं भी इंतज़ार करूंगी कि मेरी कहानी कोई सुनाए। लेकिन जितना मुझे याद है वो ये है कि एक दफ़ा रेडियो पे सुना था, दिस इज़ ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज़ रेड बाय। आगे नाम नहीं याद रहा, बस ये याद रहा कि किसी तरह से अपना नाम वहाँ जोड़ना है। ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद मैं अपनी ही आवाज़ रेडियो पे सुनना चाहती थी। इस ख्वाहिश से मेरी कहानी रेडियो की शुरू हुई। जिन्होंने मेरी बहुत मदद की वो यहाँ पे बैठे हैं, मनोज, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जब उनको मैं सुनती थी दिस इज़ ऑल इंडिया रेडियो द न्यूज़ रेड बाय मनोज माइंडकर, तो मुझे लगता था किसी दिन यहाँ साइमा रहमान भी आएगा, जो आया। तो ख्वाहिश ये थी कि ऑल इंडिया रेडियो में इंग्लिश न्यूज़ रीडिंग में न्यूज़ रीडर बनूं। और उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी में होता गया उसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या बनना है, मुझे सिर्फ ये पता था मुझे न्यूज़ रीडर बनना है। उसके लालच में ऑल इंडिया रेडियो में आई, ऑडिशन दिया। वेस्टर्न म्यूज़िक सेक्शन में मुझे इंग्लिश प्रेजेंटर की तरह रखा गया, जबकि मुझे एक भी अंग्रेज़ी गाना नहीं आता था। वो मैंने ऑब्वियसली किसी को बताया नहीं उस वक्त, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं छुप छुप के सीख लूँगी। अब्बू से जाके पूछा तो अब्बू ने बोला बोनी एम कोई होता है। तो वहाँ से शुरू किया और छुप छुप के सीखती गई। वेस्टर्न म्यूज़िक सेक्शन में इस लालच में कि एक दिन न्यूज़ रीडिंग का ऑडिशन होगा और वहाँ ऑडिशन शायद क्लियर कर लूँ। मेहनत की, मनोज ने मुझे बहुत मदद की, मैंने वो ऑडिशन क्लियर किया। क्लियर करने के 1 साल बाद रेडियो मिर्ची का ऑडिशन हुआ। मेरा एक दोस्त, उसने मुझसे बोला चलो ना ऑडिशन दे के आते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं देना, मेरा तो हो गया। उसने बोला प्लीज़ मेरी मदद कर देना, वहाँ कुछ डिक्शन विक्शन का पूछा तो चीटिंग करा देना। उसको चीटिंग कराने के लिए गई थी मैं। वो ऑडिशन फेल कर गया, मैंने क्लियर कर लिया, तो मैं मिर्ची में चली गई। मिर्ची में जब मेरा इंटरव्यू हुआ आई वॉज क्लियर कि मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी रेडियो में, मगर मेरी हर नाजायज़ शर्त को पूरी की गई
और मुझसे कहा गया एक ऐसा शो है जो बॉलीवुड की गोल्डन ईरा का शो है, करोगी? तो मैंने कहा मुझे नहीं आता, मुझे कोई पुराने गाने नहीं आते, मैं यहाँ जॉन बॉन जोवी और ब्लैक सैबथ चलाती हूँ। ये आप क्या किशोर कुमार और रफ़ी की बात कर रहे हैं? 2 गाने ज़िंदगी में सुने, एक अब्बू गाते हैं तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, एक अम्मी गुनगुनाती रहती हैं किचन में चांदनी रातें प्यार की बातें, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। तो बोले कि अरे तुम पढ़ने लिखने वाली बच्ची हो, तुम पढ़ाई करो, थोड़ा रिसर्च करो, हो जाएगा। फिर मैंने उनसे इतने पैसे मांगे कि उन्होंने मुझे ऐसा लगता था मुझे कि मतलब दे विल जस्ट शू मी आउट, मगर उसके बावजूद उन्होंने मुझे रख लिया। तो मैं रेडियो मिर्ची में रेडियो जॉकी बन गई और मुझे एक ऐसा शो मिला जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं जाहिल हूँ, मुझे नहीं पता बॉलीवुड के गोल्डन ईरा के बारे में। सिर्फ एक अपने पे कॉन्फिडेंस था, मेहनत करूँगी तो कुछ तो हासिल कर ही लूँगी। तो मैं बॉलीवुड का गोल्डन ईरा का शो करने लगी। ये भी मुझे नहीं करना था। फिर आगे जाती गई। उसके बाद मुझे एक दिन बताया गया तुम्हारे कंपेटिटर्स तुमको पता है, रेड एफएम पे अमीन सियानी साहब, रेडियो सिटी पे रोशन अब्बास, तुमको इन्हें पीछे छोड़ना है। तो मैंने कहा आप अहमक हैं, आपका जहन खाली है कि मैं इनके साथ compete करूँगी, मैं सिर्फ खुद के साथ compete कर सकती हूँ। तो मैं बिल्कुल ऐसे बढ़ती गई। वो अलग बात है कि वो नंबर्स अपने आप ही बदलते रहते हैं और फिर उस सेगमेंट में उस नंबर 1 भी हो गए। वो भी एक महज इत्तेफाक था, मुझे नहीं पता था, मैं सिर्फ ऐसे चल रही थी। और उसके बाद जब स्टोरी टेलिंग रेडियो पे इंट्रोड्यूस करना था तो मुझसे पूछा गया किसकी कहानी, प्रेमचंद किसकी कहानी। तो पता नहीं क्या दिमाग में घुसा कि सादत हसन मंटो जो सबसे मुश्किल हैं उनको मेरी जिंदगी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अगर मंटो को समझा सकती हो तो फिर तो एवरीथिंग इज अ केक वॉक। तो फिर मंटो को पढ़ना शुरू किया। अब जिंदगी कहाँ लेके जाएगी नहीं पता, ये अधूरी कहानी है, अभी किसी दिन पूरी होगी, लेकिन वो कोई और सुनाएगा। तो जहाँ तक बात है, हम लोगों की शुरुआत साथ में ही हुई है और मतलब यहाँ जितने लोग पैनल्स में आ रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़ा रहा है, क्योंकि रेडियो इंडस्ट्री बड़ी छोटी इंडस्ट्री रही है। और जहाँ तक कहानी की शुरुआत है, मेरे ख्याल से सबसे पहली कहानी की जर्नी हर फैमिली में, हर परिवार में होती है दादा दादी या नाना नानी के साथ में, जहाँ पे वो आपको कहानियाँ सुनाते हैं जब आप बच्चे होते हैं, और वही कहानियाँ बढ़ती जाती हैं। फ़र्क इतना है, अगर आपको अच्छा कहानीकार बनना है तो आपको झूठ बोलना अच्छा आना चाहिए। तो मेरे साथ ये था कि मैं झूठ बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंटली बोलता था। अब थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि पकड़े जाते हैं आजकल ज़्यादातर, तो झूठ भी ऐसा बोलो कि पकड़े ना जाओ। आप यहाँ से आ रहे, नहीं मैं तो वहाँ से आ रहा था, आप ये कर रहे थे, नहीं मैं तो वो कर रहा था। तो ये झूठ का जो सिलसिला था बढ़ता रहा, और ये पता नहीं था ज़िंदगी में करना क्या है, कोई बताने वाला था नहीं। फादर राइटर थे तो कम से कम इतना तय था कि शब्द ज्ञान है, शब्दों को कैसे तोड़ना मरोड़ना है वो आता था। बाकी पढ़ाई वढ़ाई का तो कोई आसरा था नहीं, जितना किया जो किया सो हो गया वो अपने आप ही। लेकिन मुझे जितना ध्यान पड़ता है, मैं पहले शायद क्रिकेटर बनना चाहता था, क्योंकि हर कोई यहाँ पैदा होकर पहले क्रिकेट ही खेलना शुरू करता है, तो क्रिकेटर बनना चाहता था। और जैसे जैसे हवा का रुख बदलता था मेरा प्रोफेशन बदल जाता था, मैं क्या बनना चाहता था। तो ये भी अपने आप में कहानी बनती रही, कभी क्रिकेटर कभी पायलट। फिर मैंने फाइनली एक चीज़ अपने बारे में ऑब्जर्व की कि लोगों को मेरी आवाज़ बड़ी पसंद है। मैं गाता था क्लास में, जब फ्री टाइम होता तो मुझे से गाने गवाए जाते थे, फ्री का एंटरटेनमेंट था, एक पैसा नहीं मिला उस वक्त मुझे। अब उन दिनों सिंगर बनना भी बड़ा मुश्किल था, किसी को आप जान पहचान आपकी है नहीं, कुछ नहीं था। तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप ना ऑल इंडिया रेडियो पे ऑडिशन दे दो, और मैं ऑल इंडिया रेडियो पे ऑडिशन दे आया। वहाँ पे उस वक्त युववाणी करके एक शो, उसमें 2 शो मिलते थे युववाणी में, महफिल मनभावन और इन द ग्रूव आई थिंक एक अंग्रेजी शो मिलता था। तो वो चांस से इत्तेफाक से मैंने क्लियर कर लिया। महफिल जब मैंने किया, मैंने अपने फ्रेंड को बोला था कि यार कैसेट रिकॉर्ड कर लेना। हाँ, मैंने सुना, मैंने कहा अरे ये मेरी आवाज़ है, मैं तो जानता ही नहीं। वो किसी तरह वो भी हो गया। और उसके बाद मैंने एक ऐड देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये एक मज़ेदार कहानी है कि कैसे एक्सीडेंट्स कैन लीड इनटू प्रोफेशंस। तो वो था कि केनिया में नैरोबी में
एक नया स्टेशन खुल रहा था विच वॉज इंग्लिश स्टेशन, विच वॉज एन एशियन स्टेशन। वहाँ पे पाकिस्तानी भी बहुत हैं, लेकिन हमारा कल्चर तो एक ही है। गुजराती पंजाबी कम्युनिटी वहाँ पे बहुत है नैरोबी में। तो उन्होंने ऐड दिया, क्लैरेजेस होटल था, मुझे अच्छे से याद है, और इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया। तो उन्होंने वक्त मुकर्रर किया 10:30 बजे का। तो मैंने कहा यार पहले ही पहुंच जाते हैं। मैं तकरीबन 9:30 बजे पहुंच गया। मैंने कहा पहले ही जाके बिल्कुल टाइम से होना चाहिए, इट लुक्स प्रोफेशनल। तो मैं लॉबी में बैठा हुआ था और वहाँ पे मतलब पीछे वाली सीट पे डिस्कशन चल रहा था अबाउट इंडियन म्यूजिक, एंड दे वर ऑल ब्रिटिशर्स हु वर स्टार्टिंग द स्टेशन। तो वो डिस्कशन was about Bollywood music, was about radio, and I'm thinking to myself, yeah, which means this profession is catching up. And I don't know, these are the same guys I'm going to meet. Yeah. And then I realized, could they be the same people? मैंने कहा अगर यहाँ पे इन्होंने देख लिया 1 घंटा फालतू बंदा बैठा हुआ है, ये कहेंगे बेकार आदमी है, इसको मत रहो। तो मैं गया सीधे बाथरूम में पहुँच गया। मैंने किसी तरह अपना टाइम गुजारा, फिर वहाँ से वापस आया। आधे टाइम मेरे को उनकी अंग्रेजी समझना है। तो उन्होंने पूछा, और उस वक्त डे पार्ट जैसे आज मॉर्निंग शो होता है, वो ऑल इंडिया रेडियो में तो इम्पैनल रेडियो प्रेजेंटर्स थे, दिन में 15 होते थे, 20 होते थे, और हर दिन के अलग होते थे। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहला सवाल किया, व्हाट वुड यू डू फॉर द ब्रेकफास्ट? तो मुझे लगा पूछने में ब्रेकफास्ट से पहले क्या करता हूँ मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा आई ब्रश माई टीथ। सो दे वर लाइक, यू ब्रश योर टीथ and what else? I said, I gargle. You're going to do that on air? फिर मेरी समझ में आया कुछ ये कह रहे हैं कि सुबह उठ के तुम रेडियो पे क्या करेगा। मैं कहा yes, I'm going to do that. उन्होंने कहा ये है आइंस्टाइन, ये सही आदमी मिला। They really got impressed. और उसके बाद of course जितनी अक्ल पाई थी उसका अच्छा इस्तेमाल किया। हाथ पैर से ठीक थे तो मेहनत की, एंड किसी तरह रेडियो जॉकी बन गए। उसके बाद वापस आया। देन इट हैज़ बिन अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 22 ईयर्स, बट इट हैज़ बिन अ फुलफिलिंग जर्नी। हर इंसान से आप मिलते हैं, वो एक किस्सा है, और कई किस्सों से कहानी बनती है। तो मेरा यही मानना है। बाकी कहानीबाज अगर आप कभी सुने, वो मैंने लिखा है गाना.com पे, आशीष विद्यार्थी ने उसको वॉइस किया है, एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट। कहानीबाज उसका नाम है, एंड आई विल हैंड ओवर द माइक टू वन ऑफ माई फेवरेट, जस्सी। थैंक यू। मेरे ख्याल में मैं सबसे छोटी हूँ इस पैनल में, और मैंने इन सब से ट्रेनिंग ली है, सबके साथ काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान एक कहानी है, हर इंसान की एक कहानी है, और ऐसे लोग होना बहुत ज़रूरी है जो इन कहानियों को बताएं। नहीं तो कितनी कहानियाँ हैं जो लोग लिखते हैं, जीते हैं, वो कभी किसी तक नहीं पहुँचती हैं। सो क्विकली अपनी कहानी के बारे में बताऊँगी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। ऐसा मैंने एक बहुत ही मेरी फेवरेट राइटर हैं एलिजाबेथ गिलबर्ट, उनसे सीखा है। एक होते हैं जैक हैमर्स, जिन्हें बचपन से मालूम रहता है क्या करना है, म्यूज़िक करना है, म्यूज़िक करना है। 4 साल के थे, इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, गाते थे, 5 साल में गाते हैं, कॉलेज में म्यूज़िक करते हैं, और फिर म्यूजिशियन बन के पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। राइटर बनना है, लिखते ही रहते हैं पूरी ज़िंदगी। एक होते हैं मेरे जैसे, जिन्हें हम कहते हैं हमिंग बर्ड्स, जिन्हें कभी मालूम ही नहीं क्या करना है। तो मुझे कभी मालूम नहीं था। मैं पंजाब में पली बड़ी हूँ, लुधियाना में। मेरी माँ एक अफ़गानी रिफ्यूजी हैं, काबुल से आई थी लेट 80s में। वो स्कूल गई होंगी कुछ 7th 8th तक, वो भी एक फ़ारसी स्कूल में। मेरे डैड ने कॉलेज में गुंडागर्दी वगैरह करी, फर्स्ट ईयर तक DU में छोड़ दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं एक ऐसे ख़ानदान से हूँ जहाँ किताब कोई पढ़ता नहीं है, जहाँ स्टोरी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ऐसे जो बच्चे हैं ना, उनके आसपास बहुत स्टोरीज होती हैं। दैट्स द ब्यूटी, यू नो, टू बी इन सच अ फैमिली। सो आई ग्रू अप इन लुधियाना, एंड आई ग्रू अप हेटिंग माई वॉइस। सो जाहिर सी बात है, मैंने ना ज़िंदगी में कभी रेडियो सुना था, ना मुझे इंटरेस्ट था, ना मुझे पता था RJ क्या होता है, ना ये पता था प्रोड्यूसर कौन होता है। मैं लुधियाना में रहती थी, उस समय कोई रेडियो वहाँ था नहीं। हम गाड़ी में पंजाबी गानों की CD सुनते थे, घर आके रफ़ी किशोर साहब को सुनते थे। दैट वॉज माई ओनली यू नो मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। फिर मेरे डैड का बिजनेस क्रैश हुआ, वी वर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एंड मजबूरन हमें दिल्ली आना पड़ा। जो भी कहिए, वो कुछ प्लान होगा यूनिवर्स का, लेकिन हम दिल्ली आए। और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनरोल किया, और जब मैंने पत्रकारिता में एनरोल किया, जर्नलिज्म का कोर्स लिया। मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी, तो मैं ये नहीं जानती थी कि पत्रकार क्या करता है। मैं इतनी इग्नोरेंट लड़की थी। मेरे आसपास जो लड़कियां थी स्कूल की, उनकी अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं,
But that university, and that's why I owe so much to Delhi University, transformed me as an individual. मैंने कॉलेज में आके किताबें पढ़ी, मैंने कॉलेज में आके रेडियो सुना, और वहाँ से in a way I started, you know, brand new, as if I'm born anew, as if I'm a new person. तो वहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई, नुक्कड़ नाटक करना शुरू किया, स्ट्रीट थिएटर किया, 3 साल कहाँ कहाँ गई, गला फाड़ा, और क्लास में पंजाब में जो तभी पतली आवाज़ें चलती थी, अलका याग्निक वगैरह, तो लड़के पीपल यूज्ड टू मेक फन कि यू हैव अ मैन्स वॉइस, तो मैं घर आके रोती थी कि यू नो आई वांट अ गर्ल्स वॉइस, आई वांट अ स्वीट वॉइस, तो वॉइस में तो मेरा कोई रोल है ही नहीं। लेकिन जब मैं जर्नलिज्म पढ़ी, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद सब बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में गए और मुझे फिर मालूम नहीं था क्या करना है। लाइक आई सेड, आई हैव बीन अ हमिंग बर्ड। लेकिन एक ब्यूटी है कि दुनिया में दोनों की ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत जैक हैमर्स की है, उन लोगों की है जिन्हें मालूम है क्या करना है, उतनी ही ज़रूरत उनकी है जो वक्त के साथ अपना रास्ता बनाते हैं। देयर आर पीपल हु नो एंड देयर आर पीपल हु फाइंड देयर वे, एंड आई थिंक सोसाइटी बहुत बड़ा एक डिससर्विस, एक प्रेशर डालती है उन लोगों पर जिन्हें नहीं मालूम है क्या करना है, ये कहकर फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर पर्पस। इट्स ओके इफ यू डोंट हैव अ पर्पस, बिकॉज यू विल be led to your purpose eventually. So that's what happened. मैंने अपनी बैचलर्स करी और उसके बाद सब बच्चे मास्टर्स कर रहे थे, लेकिन मैंने मास्टर्स नहीं करी। थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल था और थोड़ा क्लैरिटी नहीं थी, तो फिर क्या करूँ, कुछ तो करना है। दैट्स व्हेन मैं एक रेडियो स्टेशन में गई इंटर्नशिप के लिए, और पहली बार ज़िंदगी में किसी ने मेरी आवाज़ की तारीफ़ करी। वो रेडियो स्टेशन अब इंग्लिश है, तब हिंदी हुआ करता था। वहाँ 8-9 महीने एज ए ट्रेनी काम किया, सुबह 7 बजे से लेकर रात तक सबके शो पे मेहनत करी, और धीरे धीरे ये सीखा कि लाइफ में कभी कभी वो चीज़ जिससे हम नफ़रत करते हैं हमारा सबसे बड़ा एसेट बन जाता है। अब मैं पिछले 8 साल से रेडियो कर रही हूँ, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट 99% ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स दैट आई रिसीव आर फॉर माई वॉइस एंड ओनली फॉर माई वॉइस, यू नो। सो व्हाट आई लर्नड along the way is, one, everybody has a unique story. अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी स्टोरी ही बस आपकी स्टोरी है, हर इंसान की एक स्टोरी है। ऑल्सो मूविंग ऑन टू स्टोरी टेलिंग, 2 तरह के स्टोरी टेलर्स होते हैं। एक वो जो आपको कहानियाँ नरेट कर सकते हैं, विच इज़ अ ग्रेट स्किल। एक वो जो आपको लोगों की कहानियाँ बताते हैं। आई थिंक आई फॉल इन द सेकेंड कैटेगरी। मैं ऐसा कोई स्पेशल कहानियों का शो नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे लिए रेडियो इन इटसेल्फ इस कहानी। मैं लद्दाख गई, मैं एक 10 दिन के ट्रैक पर थी, जहाँ पर एक 14 साल का लड़का रिग्जिन मेरा पोर्टर था। हम ट्रैक पर इसलिए गए थे क्योंकि हमें 10 दिन एक फ्रोज़न शीट ऑफ आइस पर चलना था, एक्सपीरियंस लेना था। रिग्जिन ट्रैक पर इसलिए था क्योंकि उसको वो ट्रैक करने के 5,000 रुपये मिले थे, जिससे उसे अपनी बाइक ठीक करानी थी, और वो पिंक फ्लॉयड सुनता था, और वो लद्दाख का एक 14 साल का लड़का था। ये कहानी वहाँ से लाकर मैंने रेडियो पर डाली। सो फॉर मी स्टोरी टेलिंग इज़ bringing stories of people that I meet, people that I encounter, people that nobody knows to radio, and that is my way of contributing to storytelling. रही बात 92.7 बिग एफएम की, बिग एफएम पर अभी हमने धुन बदली है। अवर न्यू टैगलाइन इज धुन बदल के देखो। नीलेश मिश्रा की स्टोरीज बहुत पॉपुलर है, और अब एक नई तरीके से हमने धुन ऐसी बदली है कि पहले एक कहानी होती थी जो चलती थी एक पूरे आवर में और ख़त्म हो जाती थी। अब वो एक कहानी के 6 डिफरेंट एंडिंग्स आपको हमारे रेडियो पर सुनाई देते हैं। यानी कि प्लॉट एक है, शुरुआत एक ही प्लॉट से होती है, लेकिन अलग अलग एंडिंग्स होती है। सो मोर और लेस दैट इज़ माई स्टोरी। अगर मैं जामा मस्जिद में एक आंटी से मिली जो दातुन बेचती है, तो उसकी पूरी कहानी मैं उससे सुनती हूँ। दैट इज़ द पर्सन हु आई एम, और वो कहानी मैं आकर अपने लिसनर्स को बताना पसंद करती हूँ। सो मेरा तरीका स्टोरी टेलिंग का शायद ये है कि मैं चाहती हूँ कि वो सैकड़ों कहानियाँ जो कभी सामने नहीं आएंगी, जो किसी किताब में नहीं लिखी जाएंगी, जिन्हें कोई नहीं सुनेगा अगर मैंने वो अपने एनकाउंटर को बयां नहीं किया रेडियो पे, मैं वो बयां कर पाऊँ। रही बात वर्ल्ड रेडियो डे की, आई थिंक ये इतना ब्यूटीफुल मीडियम है, इतना ब्यूटीफुल मीडियम है, इसने मुझे मेरा प्रोफेशन और मुझे कॉन्फिडेंस, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मैं कैसी थी और मैं क्या हो गई हूँ बिकॉज ऑफ रेडियो। सो आई ओ अ लॉट टू रेडियो एंड टू स्टोरीज, and I really think that each one of us is writing a unique story. What is most important is to remember this, कि आपकी कहानी एक यूनिक कहानी है, और उस कहानी का रिजल्ट सिर्फ फाइनल चैप्टर में पता चलेगा। आपके 20s में हो सकता है बहुत सक्सेसफुल हो, आपके 30s में हो सकता है एक डाउनफॉल हो, बट द रियल स्टोरी एंड्स ओनली इन द फाइनल चैप्टर। सो आई थिंक लेट्स कंटिन्यू टू राइट ब्यूटिफुल स्टोरीज एंड लेट्स कंटिन्यू टू शेयर ब्यूटिफुल स्टोरीज, और यही मैं करूँगी थ्रू माई वर्क। थैंक यू।
मैं ऑल इंडिया रेडियो से हूँ और अच्छा है आप लोगों ने भी कभी शुरू किया वहाँ से। मैं बेसिकली प्रोड्यूसर हूँ, मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है जितनी इन लोगों की है और मेरी कहानी थोड़ी डिफरेंटली शुरू हुई। जब जिस समय कहते हैं कि आप जब छोटे होते उस समय, मैं झारखंड के एक शहर धनबाद में, एक और छोटा सा शहर है सिंदरी, वहाँ मेरा बचपन गुजरा है। वहाँ एक थिएटर हुआ करता था जो अभी भी है, और वहाँ अभी भी बालकनी जो है वो 50 रुपए में टिकट मिलता है। तो जिस समय हम लोग देखा करते थे उस समय वो 1 रुपये 30 पैसे में फ्रंट स्टॉल की टिकट मिला करती थी। और हमारा एक गैंग होता था, उसका नाम होता जेट क्लब। हम फुटबॉल भी खेलते थे, अमरूद भी चुराते थे, गन्ने भी ले आते थे। और ये एक बड़ा पंगा रहता था घर में कि फिल्म देखने नहीं जाओगे जब तक तुम स्कूल पास आउट नहीं करते हो। और जैसा हमेशा होता है कि बच्चों को आप जिस चीज़ के लिए मना करते हैं तो वो लगता है कि यार एक बार थोड़ा कोशिश करके देख लेते हैं। फिर हुआ क्या, हम लोग एक बार फिल्म देखने गए, घर आए, बहुत धुलाई हुई। फिर हम लोगों ने एक तरीका निकाला। उन दिनों गेट वेट बंद नहीं हुआ करते थिएटर के, कभी भी आ जाओ कभी भी चले जाओ। तो 1 रुपये 30 पैसे हम अपने क्लब के चंदे में से निकालते थे। एक बंदा टिकट लेता था, हाफ टाइम तक मैं देख के आता था, बाहर आया दूसरा तैयार रहता था, उसे हम देते थे, वो दे देता था। और शाम को जब ग्राउंड में इकट्ठे होते थे तो पहले वाले हाफ की कहानी मैं सुनाता था, दूसरे वाले की दूसरा सुनाएगा। और उसमें 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 सबसे मजेदार ये होता था कि मुझे आदत होती थी कि ओके, जली को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख, वो इफेक्ट दिया करता था। और अगर घोड़े भी दौड़ रहे हैं तो टक टुक टक टुक टक टुक टक टुक तो होता था आगे कहानी, और सब लोग ऐसे करके सुन रहे होते थे। दूसरा जब सुनाता था तो वो अच्छे से नहीं सुना पाता था। तो ये डिसाइड हुआ कि ऐसा भाई, विनोद को जाने दे फिल्म देखने, हम तब तक खेलते रहेंगे, ये आके सुनाया करेगा। तो वो कहानी वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद मैंने रांची से ग्रेजुएशन किया। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, यहाँ मैंने यूपीएससी की तैयारी के लिए, जैसे बिहार से हर तीसरा बंदा बैग लेके आता है यहाँ आईएएस की तैयारी करने के लिए, तो मैं भी आया। और उसके बाद हुआ क्या, स्टेशन पे पहला इनकाउंटर, जो वो रोक के चालान काटते हैं। मेरे बैग में किताबें, बिस्तर। उसने कहा जहाज, मेरा जो जिस कुली के सर पे था, उसने देखा क्या पत्थर है इसमें। मैंने कहा नहीं सर, किताबें हैं। क्या करने हो, आईएएस बनने आए हो? हुआ जी चलो ठीक है। फादर ने मुझे 2 साल का वक्त दिया था, वो बहुत प्यार था हमारे में। उनका था कि देख तेरे बगैर मन नहीं लगेगा, तेरे को 2 साल का टाइम देता हूँ। अगर तूने कुछ वहाँ मतलब जिसको कहते हैं उखाड़ लिया तो ठीक है, वरना तो वापस आ जाना। 2 साल खत्म होने वाले थे, मैं 2 बार सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू दे चुका था, हुआ नहीं। इसी बीच में मुझे 2 नौकरियां मिली, दोनों उसी संसद मार्ग पे ही, ऑल इंडिया रेडियो इधर और उधर सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। एक ही दिन गया दोनों जगह। पहले गया मैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का, उसका स्केल जो होता है ना कि वो थोड़ा ऊपर था, इसका थोड़ा कम होता था। वहाँ गया, वहाँ किसी से मिला कि मैं वो असिस्टेंट ग्रेड की नौकरी मुझे मिली है, तो किससे बात हो सकती है? उसने कहा वो उधर उधर जाओ, एक एसओ साहब है, वो समझा देंगे। एक बड़ा सा कमरा, और जो पुरानी फिल्मों में आप देखते हो ना, फाइलें वाले ऐसी लटकी हुई, फिर जहाँ जहाँ कोने में वहाँ पान की पीके पड़ी हुई, जाले वाले लगे हुए, और टेबल पे कुछ थोड़ा उखड़ा हुआ तो कुर्सी थोड़ी सी टेढ़ी सी, वैसा सीन था। और सामने एक एसओ बैठा हुआ था। मैं पहले उसके पास गया, मैंने कहा मेरा नाम विनोद है और ये मुझे कॉल लेटर मिला है और मुझे ज्वाइन करना है, क्या करना होगा? उसने शुरू किया समझाना। और उस समय वो गरारी वाले फ़ोन होते थे, अब जैसे नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ 94 की। अचानक एक फ़ोन आया, हाँ जी, और उसने ज़ोर से आवाज़, राजेंद्र तेरा फ़ोन है। वो बेचारा उस कोने से एक ही फ़ोन था उस कमरे में। वहाँ चलो बात हो गई। फिर मैंने रोड क्रॉस किया, ऑल इंडिया रेडियो में घुसा, ड्यूटी रूम, मनोज वहाँ, ये मेरे से पहले वहाँ था, और कुछ और लोग थे। और एक ड्यूटी रूम हुआ हमारा बहुत अच्छा सा, जिसको आप कह सकते हो नर्व सेंटर है वो।
अभी वो हमने म्यूजियम बना रखा है उसे। तो हुआ क्या, मैं वहाँ गया, मैं बैठ गया, हाँ मेरा आया हुआ है कॉल लेटर, क्या कुछ करना होता है। एक सेट इधर लगा हुआ है, गाने बज रहे हैं, उधर कुछ और चल रहा है, माहौल बड़ा अच्छा, खूबसूरत चेहरे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये कौन है, ये अनाउंसर है। उसके बाद एक BM गुप्ता साहब होते थे जो हमारे ASD हुआ करते थे, हमारे यहाँ हायरार्की थोड़ी उस तरह की चलती है। वो भी आ गया, ओए कैसे है भाई, ये करे, ओए कुछ मंगा, ये कर रहा। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ ये कितना कौन है, तो ये ASD है। ओके, कितने लेवल ऊपर? इन्होंने कहा 3 लेवल ऊपर। मैंने कहा मस्त है यार, इतना सीनियर बंदा कितने प्यार से बात कर रहा है। फिर हुआ यार, दुनिया में गाने सुनाने के पैसे तो कोई नहीं देता होगा। मैंने फादर को उसी दिन चिट्ठी लिखी, कैसा है, मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली है, ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया है। वापस गया कुछ दिन बाद। अब इसमें कुछ लोग अगर भोजपुरी समझते हो तो उनके लिए मैं अपने गांव गया पहले। सबको हुआ कि अच्छा नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी, अच्छा है, क्योंकि सरकारी नौकरी मतलब बहुत हो गया, मतलब राजशाही, अब तो ऐश मारेगा। तो उन्होंने पूछा तुम कुछ गावे ला, मतलब तुम कुछ गाते हो? मैंने कहा नहीं। तो कुछ प्रोग्राम करे ला, मतलब कुछ प्रोग्राम करते हो? मैंने कहा नहीं। तो कुछ बजावे ला? नहीं। अरे तब रेडियो में क्या करते हो भाई तुम? बोलते हो नहीं, सुनाते हो नहीं। फिर मैंने फाइनली रेडियो ज्वाइन कर लिया, और पहला साल तो ऐसे लगता है जैसे नई शादी होती है ना जब, तो वैसा हो, पता भी नहीं चलता है कि कब साल निकल गया। तो वैसा ही शुरू हुआ वो। और उसके बाद जो ये लोग सब लोग, जो दोस्त, सीनियर्स, जूनियर्स, जितने सब थे, रोज की कहानियाँ, साइमा सेकंड करेगी मुझे इस बात पे कि वहाँ रोज ही कहानी होती थी, गॉसिप, हाँ ऐसा, ये सब खूब होता था। तो बड़ा मजा आता था कि यार ये ठीक है यार, दुनिया में ऐसे भी गाने सुनाने का कोई पैसे देगा नहीं, मैं गाने सुनाने का काम करता हूँ। कितने लोग कितने खुश आते हैं। वहां जाके मैंने 2 चीजें देखनी थी मुझे। एक की सचमुच झुमरी तलैया से इतनी चिट्ठियां आती है क्या, और दूसरी जो चीज थी वो था, मुझे वरुण हालदर हमारे अंग्रेजी के एक न्यूज रीडर होते थे, मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी। वहां गया, उनसे मिला, उनके पाँव छुए, जैसे होता है ना भाव विभोर होके कि और भगवान मिल गए टाइप के, कि जिनसे मिला, हमारे अमिताभ बच्चन वही होते थे, उनसे मिला। और एक अनाउंसर हमारे यहाँ होती थी सीनियर, मैंने उनसे पूछा कि झुमरी तलैया से चिट्ठियाँ आती है, आप लोग ऐसे फेंक रहे होते हो इस पर, हर प्रोग्राम में झुमरी तलैया से राम कुमार ने ये बोला, श्याम कुमार ने ये बोला। वो एक कमरे में ले गई, उस कमरे में आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 10,000 चिट्ठियां पड़ी होंगी। और जिसका प्रोग्राम होता है वो क्या करता था, उस 10,000 चिट्ठियों में से आप चिट्ठियां कैसे निकालोगे यार, मेरे प्रोग्राम की है या नहीं है। वो हर प्रोग्राम की, जैसा इन्होंने बताया आपको कि हमारे यहाँ हर घंटे अलग अलग प्रोग्राम हैं, अलग अलग चैनल्स हैं, अलग अलग तरह के शोज हैं, और अलग अलग अनाउंसर्स हैं, RJs हैं, सबकी अपनी फैन फॉलोइंग है। तो अनाउंसर क्या करता था कि जैसे अभी शो है 3 बजे, 2:45 बजे, जिसको कहते हैं ना कि लालची आदमी कैसे मिठाई उठाता है, कि अगर आपने खोल दिया तो ये देखिएगा यार एक उठाने में तो लफड़ा है, तो वो हाथ यूं करके उठाता है, तो चिट्ठियां हम यूं उठाते थे। अब अंदाजे थे कि 20-25 हो गए तो 1 घंटे का प्रोग्राम तो निकल जाएगा, अब वो निकाल लो आप। और अब क्या होता था, कभी कभी क्या होता था वहाँ कि चिट्ठी तो ले गए, वहां से दौड़े हुए आएगी अनाउंसर, यार कुछ चिट्ठियां और दे दो। अबे एक बोझा तो लेके गए, वो उसमें काम नहीं हो रहा कि नहीं यार, वो सारी एक ही जगह की निकल आई। तो अब क्या करोगे, तो बहुत लोगों को तो जिसको बोलते हैं ना याद रहता है कि मजनू का टीला से ये, चांदनी चौक से ये, रोहिणी से ये, तो वो सारे ऐसे ही करके बोल भी लेते थे, सब प्रोग्राम हो जाता था। जब मैंने यहाँ काम शुरू किया तो मेरे लिए ये था कि देख, वो बंद कमरे में पागलों की तरह हंसना, गाना और लिसनर्स के साथ जो आरजे बात करते, वो तो मेरे बस का नहीं है भाई। घर से कोई देखेगा तो बोलेगा बच्चा पागल हो गया ये, क्योंकि वही अनाउंसर्स, वही आरजे अच्छे होते थे जो अंदर स्टूडियो में बैठ के एंजॉय करते थे। सामने आपका लिसनर होता नहीं है, पर आपका कनेक्ट बहुत तगड़ा होता है, और जितना अच्छा आपका कनेक्ट होता है आप उतना ही अच्छा प्रोग्राम करते हैं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, प्रोडक्शन शुरू करते हैं, प्रोड्यूस करना शुरू करता हूं। तो 2 चीजें उस समय मेरी समझ में आई कि एक तो ये
कि एक तो आपको दूसरे तक आपकी जो आवाज़ या आपका जो तरीका होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपसे खुले, वो आपको अपनी कहानी बताए। और दूसरा ये कि कहानी गढ़ो मत। कहानी सुनाना और कहानी गढ़ने में बहुत फ़र्क है। ज़्यादातर प्रोग्राम में हम लोग करते क्या है, वो चाहे प्राइवेट एफएम हो या हमारा हो, बहुत बार हम कहानियाँ गढ़ने लगते हैं उसमें, और लिसनर को ये साफ साफ पता चलता है कि वो ऐसे ही फेंक रहे हो यार, स्पॉन्सर्ड कॉल है यार, वो पता चल जाता है। तो हम लोगों ने वैसा शुरू किया, और उसके बाद ये कब निकल गए 25 साल मुझे पता भी नहीं चला। बहुत सारे तरह के प्रोग्राम किए, और थोड़ा बदनाम इस बारे में रहा कि यार ये ज़्यादा दिन तक एक प्रोग्राम टिकता क्यों नहीं है। होता ये है कि अगर आरजे की तरह हूँ, एक स्लॉट आपने दिया हुआ है तो मैं बहुत इंजॉय करूँगा कि ओके ये प्रोग्राम रोज़ तो कर रहा होगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। पर पता चला आज हो गया, अगली बरसी पे होगी अब, तो थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें कि यार एक बना दिया, अब अगला सुनाने के लिए मुझे 6 महीने इंतजार करवाओगे, यार कुछ और दे दो जिसमें थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़े उसकी, कि मैं सुना पाऊँ कहानी। और कहानी ढूंढने का, जैसा जस्सी ने कहा, लेह की स्टोरी, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, बहुत छोटी सी। मुझे आदत ये है कि जो सीधा रास्ता आप मुझे बताते हो मैं पटाख से पहले दाएं या बाएं हो लेता हूँ। अगर उधर पिटता हूँ तो वापस फिर से यहाँ सीधा वाला रास्ता लेता हूँ, पर एक बार ट्राई जरूर मार लेता हूँ। मुझे बाल मजदूर पे, एक चाइल्ड लेबर पे एक प्रोग्राम बनाना था। मैं ढूंढता रहा क्या करूं क्या करूं। हो गया, जो सीनियर से उन्होंने पकड़ा दिया, ये ले डेटा, इतने चाइल्ड लेबर है, इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, इतने के साथ ये होता है, इतने के साथ ये होता है। मैं वो नहीं करना चाहता था। ट्रेन में जा रहा था, एक बच्चा ऐसी 10-12 साल का लॉचेंस और पेन और वो बेच रहा है, तो सबको 10 रुपए में दिए जा रहा है। वो मेरे पास आया, मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसने बोला ले लो ले लो। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? वो छोटू। मैंने कहा इससे पहले भी जो आया था वो भी छोटू था, उसको भी तूने आवाज़ दी थी छोटू, तेरा भी नाम छोटू है। उसने बोला मेरा, हम लोग के नाम छोटू ही होते हैं। फिर मैंने, वो मेरे पास बैठा रहा और मैं उससे पूछता रहा, तो उसने कुछ एक नैरेट किया कि भाई सेठ का माल लेता हूँ, वो 100 में 10% मेरा होता है, मैं उसका अगर बेच दूंगा इतना, 10 पेन बेच दूंगा तो एक पेन की कीमत मेरे पास रहेगी। लास्ट में मैंने उससे सारे पेन ले लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर लालची होता है बहुत। मुझे अपनी स्टोरी नजर आने लगी उसमें, मैं उसका दुख भूल गया, मुझे अपनी स्टोरी नजर आ रही है उसमें, क्योंकि ये तो यार जो मैं बनाना चाहता हूँ वो तो पूरा पूरा यही है, कहानी चलता फिरता। मैंने उससे ले लिया। अगला स्टेशन आने वाला तो उससे पहले बोला ले लो सर, नहीं तो मैं अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगा। मैंने उससे ले लिया। जाने से पहले मेरे को जो बोला कि सर ऐसे मेरा नाम राजू है, वो चीज मेरे को बहुत हिट की। मतलब जो मेरा लालच वालच जो था, मैं अभी भी सोचता हूं तो मुझे अजीब सा फील होता है कि मेरा नाम वैसे तो राजू है। और वो बोल के उतर गया। मैंने पूरी की पूरी कहानी उसी पे की। मैं बोलता चला जाऊंगा और लूसी यही बोलेंगी कि यार तेरे को माइक देना नहीं चाहिए। आरजेस को आदत होती है माइक 1.5 घंटे 2 घंटे में छोड़ देने का, प्रोड्यूसर को तो कभी ना देना चाहिए माइक। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई थिंक आप सभी की कहानियों से हम कहीं ना कहीं एक कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं, या कुछ ना कुछ हमें लगता है कि हाँ ये हमारे साथ भी हुआ था। शायद जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ होंगी आज। ऑफ कोर्स आप लोग सभी लोग या कहानियाँ सुनाते हैं या लिखते हैं, या आप स्टोरी राइटर्स को एंगेज करते हैं, तो जब आप कहानी पढ़ते हैं वो प्रेजेंट करने से पहले पूरी दुनिया के आगे, व्हेन डू यू नो दैट यू नो दिस स्टोरी इज just a story and I can just say it and it might or it might not have an impact? And when do you know that this story can do much more thing than being just a story? So जो मैं स्टोरीज करता हूँ, एक स्टोरी का टाइटल था अगर आपका समय ख़राब चल रहा है तो ये देखें, जैसे आजकल फेसबुक पे चलता है ये देखें। सो अगर मैं उसका टाइटल रखता अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो ये देखें, तो कोई नहीं देखता। ख़राब चल रहा है इसलिए 1.5 करोड़ लोगों ने देख ली। आज वर्ल्ड रेडियो डे, मुनव्वर राणा साहब का एक मुझे शेर याद है, बहुत लंबा चल गया इस तरफ जब माइक गया तो उन्होंने माँ के लिए, अरे सर
माफ़ी चाहूँगा। तो उन्होंने माँ के लिए लिखा है कि ऐसे तो उससे मोहब्बत में कमी होती है। तो मैं रेडियो के लिए कहना चाहता हूँ, ऐसे तो उससे मोहब्बत में कमी होती है। रेडियो का एक दिन नहीं होता है, सदी होती है। तो हम लोगों का, हमारे पापा ने भी रेडियो सुना, हम लोगों ने भी रेडियो सुना। सो एक स्टोरी मैं सुनाना चाह रहा हूँ, छोटी सी। एक लड़का ओडिशा में रहता था, उसकी फैमिली को लोग अनटचेबल मानते थे, छुआछूत वाला उस दौर की बात है, 1970s की। प्रद्युम्न उसका नाम था। उसकी फैमिली ने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और उसको दिल्ली भेज दिया पढ़ने के लिए। कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आकर के उसने एडमिशन लिया। वो पोर्ट्रेट बनाने लगा। उसकी पोर्ट्रेट दुनिया में पॉपुलर होने लगी। लंदन में स्वीडन की रहने वाली शेरलेट ने वो पोर्ट्रेट देखी और उसको लगा कि एक पोर्ट्रेट मैं अपने लिए बनवाना चाहती हूँ। तो वो सिर्फ इस ख्वाहिश को लेकर के दिल्ली प्रद्युम्न से मिलने के लिए आई। प्रद्युम्न को शेरलेट से पहली नज़र में मोहब्बत हो गई। शेरलेट को मोहब्बत होने में वक्त लगा। जब पोर्ट्रेट बनी तो उसने देखा कि तो बिल्कुल हूबहू, मतलब दोनों के बीच में प्यार जब बढ़ा तो शेरलेट ने प्रद्युम्न से शादी कर ली हिंदुस्तान में और नाम बदल के चारुलता रख लिया। लेकिन स्वीडन वापस जाना था तो वापस चली गई। जाने से पहले उसने बोला कि तुम चलो साथ में, तो उसने कहा कि नहीं, अभी मैं पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। सो वो पढ़ाई पूरी करने के लिए यहाँ रुक गया। लव लेटर एक्सचेंज होते रहे, इधर से चिट्ठी उधर से चिट्ठी। एक दिन उधर से शेरलेट ने लिखा कि मैं तुम्हारे लिए एयर टिकट भेज रही हूँ, तुम स्वीडन आ जाओ। तो लड़के ने कहा ऐसे कैसे, मैं अपने खर्चे पे आऊँगा। तो लड़के ने बहुत मेहनत करी, लेकिन वो पैसा उस वक्त इकट्ठा नहीं कर पाया स्वीडन जाने के लिए। सो उसने जितनी पोर्ट्रेट बनाई थी, जो कुछ किया था, बेच बुझा के जितने रुपए इकट्ठे हो पाए, सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी। 8 देशों की यात्रा करते हुए 4 महीने 3 हफ्ते के बाद वो स्वीडन पहुंचा। वो अभी ओडिशा के कल्चरल एम्बेसडर भी हैं प्रद्युम्न। ये रियल लाइफ स्टोरी है। और उनके बेटे ने मेरे को ये स्टोरी, मैंने 20 मंडे को अपने पेज पर शेयर की है, क्योंकि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है। पूछ रहे थे कि कैसे आप शेयर करते हैं। सो उनके बेटे ने लिखा है कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे फादर की स्टोरी दुनिया तक पहुंचाई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन तक ये स्टोरी पहुंच गई है जो मैंने नरेट की है। सो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि ऐसी स्टोरी सुनाएं। हमारे पास फ़िल्टर अपने आप आ जाता है, इतने साल हो गए तो हमें पता होता है कि क्लिक करेगी नहीं करेगी, तो बस यही एक फ़िल्टर होता है। हाँ, जैसा कि आपने पूछा कि ऐसी क्या चीज़ होती है या क्या ऐसा लगता है हम लोगों को कि वो स्टोरी हमें ब्रॉडकास्ट करनी चाहिए। तो स्टोरी के लिए सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वो तो एक होता है थॉट, कि थॉट आए, और उस थॉट को किस तरीके से वो साउंड, वो नॉइस, वो वर्ड्स, उस थॉट को वो किस तरीके से वो बाहर निकल कर आए। तो ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती है। और ये सही आपने बोला है कि हर एक स्टोरी, जैसे कभी भी हम एक, जैसे सर ने बताया कि बाल श्रम पर अगर हमको एक बना रहे हैं, हमारे पास भी है प्रोग्राम चिंता बचपन बढ़ता बोझ नाम है, उसमें भी हम बच्चों की कहानियाँ जो ऐसे में है वो करते हैं। तो हर एक बच्चा जैसे वो कर रहा है काम, ठीक है, वो बता रहा है, पर वो मुझे लग रहा है कि वो जिस दर्द में है वो मुझे बता नहीं पा रहा है, या वो उस चीज़ को, थॉट तो समझ में आ रहा है लेकिन वो शब्द वो नहीं बोल पा रहा है। तो हम उसकी कहानी को हम अपने तरीके से, तब हम एक दूसरा फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ड्रामा फॉर्मेट। उसको, उसकी कहानी को हम ड्रामा के फॉर्मेट में ला करके लोगों को सुनाते हैं। एक प्रोड्यूसर के नाते में ये चीज़ मैं करती हूँ। और ज़्यादातर तो हमारे हर एक, जैसे कि हमने भी पहले भी बताया कि हम जब रिकॉर्डर पर बात करते हैं, जैसे आप में से कोई भी हो, किसी की भी कहानी हम 1 घंटा 1.5 घंटा बात करते रहेंगे, हो सकता है हमें 5 मिनट वो चीज़ मिल जाए जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इस उसमें प्रोग्राम में वो फिट होगा। लेकिन कई बार नहीं हो पाता है, तो हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ कि ये उसकी कहानी है, तो हम उसको दूसरे फॉर्मेट में किसी न किसी तरह से प्रेजेंट ज़रूर करते हैं। थैंक यू। प्राइवेट एफएम स्टेशंस में एक चीज़ जिसको नहीं नकारा जा सकता वो ये है कि मकसद जो होता है किसी भी कंटेंट का, वो लिसनरशिप होती है। आप जो भी करेंगे इट हैज़ टू बिकम सक्सेसफुल। मुझसे कोई पूछे कि मैंने मंटू की कहानियाँ क्यों चुनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले तो मकसद आइडेंटिफाई करना है, विच इज़ आई वॉन्ट लिसनरशिप। क्या मैं मंटो से लिसनरशिप ला सकती थी? द इनिशियल आंसर वॉज नो, बिकॉज सादत हसन मंटो को बहुत आसानी से नहीं समझा जा सकता। लेकिन क्या मुझे मंटो ही सुनाना था? हाँ, क्योंकि ये दौर जो है ये मंटो को मांगता है। दिस इज़, you know, we are living in the times of intolerance. We are living in the times where freedom of expression has been denied to us. हम एक ऐसे माहौल में हैं जहाँ बहुत सारी बातें हम नहीं कह सकते, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती। तो लेकिन अंदर चुल है कि कहना है, तो मैं पकड़ के लाऊंगी किसी को जो तुम कह दो, मतलब मुझे कहना है,
मेरी आवाज़ आप नहीं दबा सकते, तो मैं किसी को अपनी आवाज़ बनाऊंगी। जब मैंने मंटो की कहानियाँ सुनाई, उसमें मकसद ये था कि किसी भी तरीके से मैं वो बातें कह सकती हूँ जो मुझे कहने की इजाज़त नहीं। हाँ, तो मैं कह सकती हूँ। मतलब मंटो की कहानी तो ऐसे शुरू होती है ना कि 1 लाख हिंदुओं को मार के आपने क्या सोचा कि हिंदू धर्म मर गया, और 1 लाख मुसलमानों का कत्ल करके क्या सोचा कि इस्लाम को ख़त्म कर दिया। बेवकूफ़ हैं आप। धर्म किताबों में नहीं होता, रूह में होता है। मार देंगे आप मेरी रूह। मंटो की आवाज़ में बनी और मंटो मेरी। और लिसनरशिप का ख्याल कैसे रखा? मान लिया आप नहीं जानते मंटो को, तो कह दिया ये वही हैं जो अश्लील कहानियां लिखते हैं। हो गए कान खड़े? कह दिया कि अगर आप 18 साल की उम्र से कम हैं तो आज रात 10 बजे रेडियो बंद कर दीजिएगा। तो मकसद क्या है आपकी कहानी सुनाने का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और पहले मकसद ढूंढ लीजिए, फिर कहानी ढूंढ लीजिए, फिर either to incite or to connect or to provoke or to express or to just entertain. Go for it. यहाँ पे एक बात तो समझ में आ ही रही है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो होती है, जैसे मैं जब एक स्टेशन के लिए शो करता था तो उसमें था सब कुछ करना, इनको मत सुनना। मेरा एक जोड़ीदार हुआ करता था, उसके साथ में शो करता था। अब वो ऐसा था कि इसको क्यों नहीं सुनना, तो आदमी जाएगा वो सुनेगा, एंड वंस दे हुक इनटू यू दे आर ऑलवेज देयर। बट हैविंग सेड दैट, कहानियाँ कई किस्म की होती हैं। एक है जो लोगों की कहानियाँ, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कहानियाँ। एक है जो कहानियाँ आप लिखते हैं और फिर उसको कहते हैं। एक हम कहानी पढ़ते हैं, पढ़ने को दिमाग कैसे समझता है वो एक अलग है, लेकिन सुनने का, जो कहानी कहने का और सुनने सुनाने का जो फ़र्क है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। इसीलिए रेडियो की कहानियाँ जो हैं वो ज़्यादा मस्त लगती हैं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, सस्पेंस होना चाहिए, जो भी आप कुछ भी कहना चाहते हैं कहानी में। अब मसलन अगर मेरी कहानी में कुत्ता है और मैंने कहा कि वो कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन मेरा कुत्ता बिल्कुल अलग भौंकेगा, आप ये बात ध्यान दीजिए। और मतलब इंसान को पता है कुत्ता कैसे भौंकता है, लेकिन इसका कुत्ता अलग क्यों भौंका। अब वो वहाँ से आप उसके तार बनाते चलिए, और एंड आपको ऐसा होना चाहिए कि एंड में ट्विस्ट होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी अ मिस्ट्री, देयर हैज़ टू बी सस्पेंस। अदरवाइज अगर मेरी पहले शब्द से आप 10 मिनट बाद आप जान गए कि क्या होने वाला है कहानी में, तो वहीं पे लिसनर भाग जाएगा। अल्फ्रेड हिचकॉक जैसे कहानी कहते थे, बहुत सारे लोग हैं थ्रिलर्स वगैरह लिखते हैं, मिस्ट्री लिखते हैं, तो आपकी कहानी में सस्पेंस होना चाहिए। अब वो कहानी खूबसूरत कहानी भी हो सकती है, वो कहानी डरावनी कहानी भी हो सकती है, लेकिन उसमें सस्पेंस होना चाहिए। ओ हेनरी की जो कहानियाँ होती थी, यू नो, उनमें यही था। चाहे आप कैक्टस ले लें, द लास्ट लीफ ले लें, यू नो, और जितनी कहानियाँ हैं आप जब भी उठा के देखें, मेरे हिसाब से ये 2-3 फैक्टर्स आप खुद, और जहाँ तक मेरी बात है मैं खुद को पैमाना मान के चलता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा बहुत है। जितना आप ज़्यादा खुद को आप जितना चीज़ों को और कंटेंट को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उतना बेहतर होगा। अगर मुझे मेरी कहानी में मज़ा नहीं आ रहा है, बेहतर है मैं नहीं करूं। क्यों दूसरे को बोर करना है यार, फालतू फुटेज क्यों खानी है ना। तो कहानी सिर्फ उतनी ही कहो जो लोगों के पल्ले पड़े, जो लोगों की समझ में आए। अगर किसी ने नहीं सुना तो बेकार कहानी है, और अगर किसी ने 2 मिनट में भी आपकी कहानी को बिल्कुल नहीं छोड़ा तो समझिए आपकी कहानी एकदम फिट है, वही कहनी चाहिए। सो आई डोंट थिंक देयर इज मच लेफ्ट टू से, बट मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि वेन एवर यू पिक अ कॉन्टेंट, चाहे आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, इफ़ इट मेक्स यू हैप्पी, इफ़ इट एक्साइट्स यू, अगर कोई स्टोरी आपको इतना मज़ा दे रही है कि आपका मन कर रहा है अंदर से, यार पीपल नीड टू नो दिस, सबको इसके बारे में जानना चाहिए, गो अहेड एंड डू इट। एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट रेडियो, और ये कई लोगों ने मुझे शुरू में कहा भी था कि रेडियो कोई किसी को सिखा नहीं सकता, रेडियो इज़ इमोशन। तो एनीथिंग दैट मूव्स यू, प्लीज़ गो अहेड एंड से इट। और मुझे एक चीज़ जो आई एम श्योर मेरे प्रोग्रामिंग हेड भी इधर बैठे हैं, ही विल ऑल्सो अग्री, कि एक अच्छा रेडियो जॉकी या एक अच्छा कहानीकार या एक अच्छा कॉन्वर्सेशन करने वाला इंसान वो होता है जो ज़िद्दी होता है,
तो अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हैं, हो सकता है उसे पहले दिन 5 लोग सुने, दूसरे दिन 10 लोग सुने, लेकिन थ्रू इफ़ यू कंटिन्यू विद इट, आपका पैशन विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल विद टाइम. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हर कहानी, वो हर चीज़ जो जेन्युइन है, जो रियल है, विल रियली शो अक्रॉस. माइक झूठ नहीं बोलता है, माइक कैन नेवर लाई. तो अगर आप दिल से कोई कहानी के लिए पैशनेट फील करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी हाउसमेड हैं, कई साल से हमारे घर में वो काम कर रही हैं और एक डिवोर्स केस लड़ रही हैं. उनके हस्बैंड ने उनको बहुत पहले छोड़ दिया था और वो रोज़ आती हैं, अनीता आंटी हैं, खाना बनाती हैं, हमारे घर पराठे बनाती हैं, लाइक अ फैमिली मेम्बर. और कई साल से वो काम कर रही थी और मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि मैंने कभी इनकी कहानी, अ वुमन हु इज़ इन माई हाउस इंस्पायरिंग मी मॉर्निंग एंड इवनिंग, कभी रेडियो पर नहीं सुनाई. समथिंग दैट हैज़ मूव्ड मी सो मच. So, one day then I decided that today I have to talk about her and, invite more stories about housemaids who are inspiring. तो वह कहानी से कहानी बनती गई. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सिंपल लिटमस टेस्ट ऑफ व्हाट यू शुड डू ऑन रेडियो, whether this content is effective or not, is whether you feel passionate about it or not. अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट फील करते हैं, वो कैसी भी कहानी है, कहीं से भी आई है, आपने लिखी है, किसी और ने लिखी है, प्लीज़ पढ़िए. और अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट नहीं फील कर रहे हैं, आपके बॉस आपको बोल रहे हैं, तो जाके लड़िए कि मैं ये नहीं करूँगा, स्लैश करूँगी. सो आई थिंक इट्स जस्ट इमोशन, बिकॉज आप अपनी आवाज़ यूज़ कर रहे हैं. तो अगर अगर साइमा मंटो को पढ़ रही हैं तो इसलिए पढ़ रही हैं क्योंकि वो मंटो से रिलेट कर पाती हैं. अगर साइमा मंटो को अच्छे से ऑडियंस तक पहुंचा पा रही हैं तो इसलिए पहुंचा पा रही हैं क्योंकि वो खुद मंटो को समझती हैं. अगर सौरभ कहानीबाज लिख रहे हैं तो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो फील करते हैं वो इमोशन. तो वो कहानी सक्सेसफुल होगी जिसे आप फील करेंगे. वो कहानी जिसे आप फील नहीं करेंगे वो किसी और को भी नहीं छुएगी. इट्स जस्ट दैट सिंपल. जसी ने सही कहा. इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा. एज ए प्रोड्यूसर मैं बोल रहा हूँ, आरजे के तौर पे नहीं, प्रोड्यूसर के तौर पे, जिसको हम कहते हैं ना कि एक तो दिल तो बच्चा है जी, वो वाला फील आपको एक प्रोड्यूसर को हमेशा रखना चाहिए. दूसरा, जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा ढीठ होना चाहिए. मेरे लिए जो चीज़ होती है वो वैसे ही होता है कि कॉलेज के ज़माने में एग्ज़ाम से ठीक पहले तक तो मस्ती कर रहे होते थे. लास्ट में जो हमारे यहाँ पढ़े लिखे जो ज़्यादा अच्छे बच्चे होते थे, जिनके कि अच्छे स्कोर आने होते थे, उनके पास जाते थे, उनको यही कहते थे, यार 5 अच्छे वाले क्वेश्चन बता दे जो आने वाले हैं. 4 कमरे में घूमोगे, आपके पास जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें से 8 आपको तैयार करने हैं. घुमा फिरा के 8 या 9 होंगे, तो आपका कितनी मेहनत बच गई आपकी. पूरी किताब पढ़ने से अच्छा है कि वो 8 पढ़ने हैं, जो मैं अभी करता हूँ. चूँकि मैं एक्ट नहीं कर रहा हूँ उसमें, मुझे वो एक प्ले तैयार करना है या फीचर तैयार करना है, मैं प्ले की बात करता हूँ. तो होता है कि जैसे मान लीजिए मंटो मैंने भी किए सारे. तो मैं जो एक्टर्स होते थे या जिनके पास, उनको अबे यार बहुत डिफिकल्ट कहानी है यार, तेरे से नहीं होगा. नहीं बॉस, करते ना. उनको देके थोड़ी देर मैं बंसी बजाता था, वो लगा रहता था कि ओके कर लिया भाई. 2 दिन बाद हो गया कि बॉस बन जाएगा, कहानी बन जाएगी, देख लेना. चलो ठीक है, 4 इकट्ठे किए, मुझे मालूम है कि कहानी बन जाएगी. चैलेंज करना अपने आप को भी और सामने वाले को भी, अगर आप रेडियो के बिजनेस में हैं तो, और अगर आप चाहते हैं कि अच्छा प्रोग्राम बनाएं, सबसे पहले आप अपने आप को चैलेंज करना शुरू कीजिए. आसान काम कोई भी कर लेगा. छोटी सी कहानी है, अच्छा ठीक है पढ़ लेते हैं, वो कोई भी कर लेगा. पर रेडियो में चूंकि आपका लिसनर आपको देख नहीं रहा है, वो आपको सुन रहा है, तो उसको वो ओरिजिनल और फेक ओरिजिनल जो है उसका फर्क महसूस होता है. उसे आपको वो माहौल उसको देना होता है जिसमें वो रिलेट भी करे आपके साथ. वो आपको देखता है, आपका प्रोग्राम देख रहा होता है एक्चुअली. मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहती हूँ. आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स और स्टूडेंट्स भी बैठे हैं. जब आप कहानियाँ लिखते हैं या बताते हैं रेडियो के एज अ प्लेटफॉर्म के लिए वर्सेस डिजिटल प्लेटफॉर्म या पॉडकास्ट जो अपकमिंग ट्रेंड है आजकल का, आपको क्या लगता है कि वो कुछ डिफरेंट है? क्योंकि पॉडकास्ट पे रेडियो जो हमारा कंटेंट रहता है वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए रहता है और उसे लोग बार बार सुनते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होना है. Just your point of view, so that a lot of people who want to get into podcasting as storytelling medium, because that's I think the way ahead in the next 2 to 5 years. What is your point of view on that? आप कितना अपने लिसनर्स तक पहुंच पा रहे हैं, ऑडियंस तक पहुंच पा रहे हैं,
वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब फ़र्क ये है कि आप उससे सुनते कहाँ हैं। पॉडकास्ट आप जनरली एंड्रॉयड, iOS या डेस्कटॉप पे सुनेंगे, रेडियो पे रेडियो कंटेंट सुनते हैं। रेडियो अब HD भी हो गया है, रेडियो सैटेलाइट रेडियो भी हो गया है, रेडियो के बहुत सारे फॉर्म्स आ गए हैं, लेकिन मतलब वस्तुतः तो वो वही चीज़ है जो उसका बेसिक है, वो तो कोर ऑडियो ही है। तो ऑडियो एंटरटेनमेंट इज हियर टू स्टे। ऑडियो वाज ऑलवेज देयर। वो तो मार्को नहीं बेचारे को पता नहीं कुछ मिला उससे, नहीं मिला, हमें तो हमारी पूरी रोजी रोटी इसी से चल रही है। तो मतलब धन्यवाद मार्कोनी का। लेकिन ऑडियो आवाज़ हमेशा रहेगी, आवाज़ के माध्यम कितने भी हो जाएं। और ये बढ़िया ही है कि पॉडकास्ट के थ्रू ये अब लगभग वही हो रहा है जो यूट्यूब पहले क्या था कि मैं रेडियो जॉकी हूँ, तू कौन है। अब तो लोगों के पास मीडियम्स बढ़ गए ना, क्योंकि उनके पास माइक्रोफोन भी है, उनके पास कैमरा भी है, वो यूट्यूब पे भी आ सकते हैं, वो और प्लेटफॉर्म्स पे भी जा सकते हैं। तो अब पहले जो एक मोनोपोली थी कि कुछ 50 या 500 लोग डिसाइड करते थे कि ये हमारा प्रोफेशन है, अब कोई भी आ सकता है। तो इट्स एन ओपन थिंग। आई थिंक वी आर लिविंग इन ब्यूटिफुल टाइम्स राइट नाउ, एंड आई थिंक एवरीवन शुड एक्सप्लोर द ऑप्शन इफ दे बिलीव इन, whether it's video or audio. This question was coming to our mind that you are radio people. Your programs, of course, they were mentioned here and there, but it was also your social presence, your social media presence. So this kind of thing, none of you have mentioned because you're storytellers. Because would you have been who you are in isolation? Because you're all young. I'm not talking about Vinod ji, but I'm talking. He's young at heart. Let's just say that, Archana. I said it purposely. He's young at heart. So I just want to know that would you have been Saurabh, Saima, Jassi and Karthik and Soma without your social media? See, community radio, I'm not talking because I also run one, but I'm talking about you guys. Can I be the first one to answer that? Radio research, which would, you know, they would do every 6 months or 3 months, and they would come back to you and tell you where your show was. Those were the good days. Social media is almost your daily test. If you are being heard on radio, they would want to find out who you are. And if they come looking for you, that'll speak about your, you know, the reach, the amount of, you know, connection you have been able to establish. So that today are the figures, or the listenership figures also, which are basically, you know, talking about how many people are following you. Today you are brands, not just a radio brand, but a brand. So just apart from radio, I mean, we are doing so many videos. We are there on the, because gone are the days जहाँ पे we were the invisible entities. अब हैं, अब अच्छा लगता था पहले जब कोई नहीं देखता था तो सोचते होंगे मधुबाला जैसी दिखती है, हो जाता था। अब जो अपॉलॉजी है वो है। So you know, I mean, it's yeah, we are being brave and like fighting from the front. आई थिंक सोशल मीडिया मेरे ख्याल से अब तो हर फैसेट, हर प्रोफेशन के लिए ज़रूरी हो गया है। बट यस, मतलब जहाँ तक मेरा सवाल है, स्टिल माई कोर रिमेन्स ऑडियो। मेरा फोकस एरिया ऑडियो है या वीडियो है। और मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई फॉलो कर रहा है या नहीं, बिकॉज माई जॉब इज़ माई जॉब, यू नो। एज लॉन्ग एज आई एम लविंग वॉट आई एम डूइंग, आई एम रियली नॉट बॉदर्ड। कई बार लोग फॉलो करेंगे, कई बार अनफॉलो करेंगे, कई बार। और अब मैंने सोशल मीडिया पे एक और ट्रेंड देख लिया है कि आप किसी मुद्दे को उठाएं तो कहीं और से जोड़ देते हैं लोग। एंड आई थिंक दैट इज वेयर यू विल स्टार्ट गेटिंग डाइवर्टेड, एंड दैट इज, यू डोंट वांट टू डाइग्रेस इनटू अदर थिंग्स इन लाइफ। तो योर फोकस, एज फार एज आई एम कंसर्न, माई फोकस स्टिल रिमेन्स ऑडियो। आई एम नॉट अ वेरी वीडियो पर्सन, और मैं कैमरा तोड़ना भी नहीं चाहता, क्यों डराया जाए लोगों को बेकार में। बट that's the idea. But social media is here to stay. It is almost like digital is here to stay. सो लिसनर्स जो हैं वो ये देखना चाहते हैं कि आरजे जो है वो कितना पॉपुलर है, उसके लिए वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। आई एम श्योर अभी जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने बोला कि इनबॉक्स अपनी स्टोरी कीजिएगा जो भी बात है, तो बजाय कि कॉल करने के लोग ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सुबह ब्रश करने से पहले फेसबुक चला ले रहे हैं, ये सच्चाई है। तो वो सुबह पहले ही सर्च करके आपको तुरंत, और उसको वहाँ पर आप कम्युनिकेट कर सकते हो। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ में
12 फ़ोन लाइन्स होती हैं, 12 लोगों से बात हो रही है, लेकिन बाकी लोग भी आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो एक पैमाना भी बनता जा रहा है, और आज की दुनिया में जहाँ पर हर कोई स्टार बनता जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या हर किसी के पास में वो मीडियम अवेलेबल है, सो हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम उस रेस में बने रहें और उसका सही इस्तेमाल करते रहें। चाहे वो हमने कोई अच्छा चीज़ आज रेडियो पर अपने शो में किया है, तो उसको लोगों तक पहुँचाने का वही एक ज़रिया है, ये मैं मानता हूँ।